हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के यूट्यूब चैनल पर। और आज की हम लोग की जो क्लास है वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में। ठीक है, हम लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम यानी कि संसद के बारे में पढ़ेंगे और हम लोग इसमें संसद के जो अभिन्न अंग हैं उनकी हम लोग बात करेंगे। साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इन सब के बारे में बात करेंगे। ठीक है, और बात करते हैं पार्लियामेंट। ठीक है, पार्लियामेंट यानी संसद। अब ये जो पार्लियामेंट यानी संसद है ये हमारे संविधान में आर्टिकल 79 के अंतर्गत चर्चा हुई है। पार्लियामेंट की जो चर्चा है या पार्लियामेंट का जो जिक्र है वो आर्टिकल 79 के अंतर्गत है। पार्लियामेंट के हम लोग देखेंगे कि वैसे तो पार्लियामेंट के अंदर 2 सदन होते हैं, लेकिन इसके अगर हम अभी विभिन्न अंगों की बात करें तो इसके 3 अंग आ जाते हैं ना, यानी कि देखिए एक तो लोकसभा हो जाता है, राज्यसभा हो जाता है और एक राष्ट्रपति भी इसका एक अभिन्न अंग ही हम कह सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि राष्ट्रपति के बगैर लोकसभा और राज्यसभा जिस विधेयक को पास करती हैं वो विधेयक अधिनियम बन ही नहीं सकता है। इसलिए हम राष्ट्रपति को भी हम पार्लियामेंट का ही अभिन्न अंग मानेंगे। क्यों? क्योंकि पार्लियामेंट का जो मुख्य काम है वो है कानून को बनाना। ठीक है, और राष्ट्रपति के बगैर वो कानून बन ही नहीं सकता। ओके, तो लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों क्या करती हैं? ये दोनों कानून को बनाती हैं, ये विधेयकों को पास करती हैं। और वो जो उस विधेयक पर जब राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के द्वारा जब साइन हो जाएगा तब वो बन जाएगा कानून यानी अधिनियम। ठीक है, तो अब हमें जब पार्लियामेंट को पढ़ना, संसद को पढ़ना है तो हम थोड़ा सा एक कदम पीछे की ओर चलेंगे। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं स्टेट से यानी राज्य। स्टेट यानी राज्य। तो देखिए हमारे संविधान के आर्टिकल 12 में, संविधान का जो आर्टिकल 12 है उस पर स्टेट की डेफिनेशन बताई गई है। ठीक है, राज्य की डेफिनेशन बताई गई है। आपने कहा राज्य है क्या? तो देखिए राज्य की अगर मैं डेफिनेशन आपको इजी एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो हम कह सकते हैं कि आम जनता और न्यायपालिका को छोड़कर, आम जनता और न्यायपालिका को छोड़कर सब कुछ राज्य है, सब कुछ स्टेट है। अगर हम बात करें आरबीआई तो स्टेट के अंतर्गत आ जाएगा, एलआईसी की बात करें तो स्टेट के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, एमएलए एमपीज की बात करें तो वो भी सारे स्टेट्स के अंतर्गत आ जाएंगे। ठीक है, सरकारें चाहे वो पंचायतें हों चाहे नगर निकाय हों, है ना, वो सब कुछ आ जाएगा स्टेट के अंदर। ठीक है, सिर्फ आम जनता छोड़ना और न्यायपालिका भी छोड़ना, इनको छोड़ दिया है, बाकी सब स्टेट की डेफिनेशन के अंतर्गत आएगा, आर्टिकल 12 के अंतर्गत आएगा। अब देखिए अगर हम स्टेट देखते हैं तो स्टेट जो है इस स्टेट के 3 पिलर हैं, यानी स्टेट के 3 अंग हैं। अगर हम स्टेट रुपये तंबू की बात करें तो ये 3 पिलर्स पर टिका हुआ है। एक तो हो जाएगा, एक है विधायिका, स्टेट का अभिन्न अंग है विधायिका यानी लेजिस्लेचर। दूसरा अभिन्न अंग है कार्यपालिका, एक अभिन्न हो गया विधायिका, दूसरा अभिन्न हो गया कार्यपालिका और तीसरा अभिन्न अंग है न्यायपालिका। ठीक है ना, यानी विधायिका मीन्स लेजिस्लेचर, कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका यानी जुडिशरी। तो पहले तो हम देखें आगे तक इनके काम क्या क्या है, इनके फंक्शन क्या है अलग अलग। तो देखिए जो विधायिका होती है, इस विधायिका का मुख्य कार्य होता है कानून को बनाना। ठीक है ना, विधायिका का मुख्य कार्य क्या है? विधायिका का मुख्य कार्य है कानून का निर्माण करना, कानून का निर्माण, ये मुख्य कार्य है विधायिका का, लेजिस्लेचर का। अब देखिए विधायिका में कौन कौन शामिल होंगे? तो विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सारे सदस्य विधायिका के अंतर्गत शामिल होते हैं। ठीक है ना, देखिए हम क्या करते हैं, आम चुनाव, हम लोकसभा हम क्या करते हैं कि सेंट्रल की केंद्र सरकार के हम लोग आम चुनाव में जो आम जनता भाग लेती है वो एक्चुअली भाग लेती है लोकसभा के चुनाव में, है ना। लोकसभा के चुनाव में आम जनता भाग लेगी और इसमें लोकसभा में कुल जो सीटें हो जाती हैं वो होती हैं 550 कुल सीटें हैं। और जो राज्यसभा की वैसे विधायिका के एक और सदन है विधायिका के अंतर्गत ही राज्यसभा, और राज्यसभा में आम जनता डायरेक्ट भाग नहीं लेती बल्कि आम जनता के बिहाफ पर उसके प्रतिनिधि जो कि उसने
विधानसभा के चुनाव में चुने हुए हैं, यानी जो एमएलए हैं, जो विधायक हैं, उनको आम जनता ने चुना और वो एमएलए क्या करेंगे, राज्यसभा के चुनाव में अपना मतदान करेंगे और वोट करेंगे और उस सदस्यों को चुनेंगे। तो इस तरीके से उनके आम जनता के ही प्रतिनिधियों के द्वारा, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आम जनता के द्वारा जो सदस्य चुने गए राज्यसभा के, उनकी कुल संख्या होती है 250। तो 550 और प्लस 250 यानी लगभग 800 सदस्य ये मिल करके बनाते हैं विधायिका, और यही मिल करके बनाते हैं कानून। ठीक है, तो विधायिका का कार्य होता है कानून का निर्माण करना। और ये जो सारे 800 सदस्य जिस सदन के अंदर जहाँ ये एक साथ मिलकर के बैठेंगे और कानून बनाएंगे, ठीक है ना, दोनों बैठ करके कानून निर्माण की प्रक्रिया को करेंगे, उसी सदन, उसी को हम कहते हैं संसद। तो आपका संसद और कुछ नहीं है, संसद इस विधायिका से ही संसद का संबंध है। विधायिका मतलब ऐसी संस्था है विधायिका जो कानून बना रही है, और वही और विधायिका में जो कानून बन रहा है वो किसके अंतर्गत बन रहा है, संसद के, पार्लियामेंट के। ठीक है ना, तो मैंने आपको बता दिया विधायिका में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य दोनों शामिल होते हैं। दोनों जहाँ बैठ करके कानून बनाएंगे तो उसको कहा जाएगा संसद यानी पार्लियामेंट। अब दूसरी बात आई एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। लेकिन विधायिका के द्वारा जिस कानून को बनाया गया उस कानून को लागू कराने की यानी एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, कार्यपालिका की। यानी जो कार्यपालिका है ये इस कानून को लागू करेगी, ठीक है ना। विधायिका कानून बनाएगी और कार्यपालिका इस कानून को लागू करेगी। तो देखिए विधायक, अब जो ये कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है, इसके सदस्य कोई अलग से नहीं आते। यही जो विधायिका की ही सदस्य हैं, सारे सदस्य, इनमें से ही कुछ सदस्यों को निकाल करके कार्यपालिका में रख दिया जाता है और वही मिलकर के कार्यपालिका बनाते हैं, एग्जीक्यूटिव बनाते हैं। ठीक है ना, तो विधायिका में सारे सदस्य हो गए 800, लेकिन कार्यपालिका में कुछ सदस्य होते हैं जिसको हम आम कोचा की भाषा में सरकार बोल देते हैं। ठीक है ना, तो अब देखिए थोड़ा सा हम कार्यपालिका को डिटेल करें, इसका विकास देखें। देखिए कार्यपालिका का जो हेड होता है वो होता है राष्ट्रपति। कार्यपालिका का जो प्रधान होता है वो होता है राष्ट्रपति। और हमारे आर्टिकल 74 में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि राष्ट्रपति की उसके कार्यों में सहायता करने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, एक काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है, और प्रधानमंत्री इस काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का हेड होता है। ठीक है ना, तो प्रधानमंत्री क्या है, प्रधानमंत्री इस काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का हेड है, पीएम। अब प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य क्या है, तो प्रधानमंत्री का मुख्य कार्य है राष्ट्रपति और काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के बीच में समन्वयक के रूप में कार्य करना। समन्वयक के रूप में यानी एक तरीके से कह दिया जाए एक ब्रिज के रूप में कार्य करना, एक पुल के रूप में कार्य करना। मतलब कि राष्ट्रपति जो अपनी राष्ट्रपति काउंसिल मंत्रिपरिषद से उनके कार्यों की जो भी रिपोर्ट मांगेगा वो प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति को उपलब्ध कराएगा। ठीक है ना, तो इसलिए हम कह सकते हैं, चूंकि देखिए जो प्रधानमंत्री है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री का हेड है, इसलिए हम सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ही सरकार का मुखिया होता है, और जो राष्ट्रपति है ये पूरी की पूरी कार्यपालिका का हेड है। ठीक, दूसरी चीज, हम राष्ट्रपति को हम नॉमिनल हेड बोलते हैं, नॉमिनल हेड, या फिर कह दिया जाए डे ज्योर बोलते हैं। वहीं जो प्रधानमंत्री है इसको रियल हेड बोलते हैं या फिर डी फैक्टो बोलते हैं, डी फैक्टो रियल हेड। ठीक, चलिए अब देखिए ये जो विधायिका के जो सारे 8 सदस्य हैं, मैंने बताया इन्हीं में से कुछ सदस्य कार्यपालिका में होते हैं। तो कितने सदस्य होते हैं वो हम देख लें। तो देखिए 2003 में ये प्रावधान कर दिया गया, अमेंडमेंट करके, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके प्रावधान कर दिया गया कि लोकसभा की जो कुल सदस्य संख्या है उसके अधिकतम 15%, लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिकतम 15% ही कार्यपालिका के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है ना, तो अब लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है 550, इस 550 के अधिकतम 15%, 550 अधिकतम 15% ही कार्यपालिका हो सकते हैं। लेकिन ये कहीं पर भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि मिनिमम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए। मिनिमम कितनी हो सकती है, मैक्सिमम की बात की गई है कि मैक्सिमम लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का मैक्सिमम कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 15% होना चाहिए। पहला चीज ये जान लीजिए। दूसरा,
ये भी कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है कि ये जो सदस्य 15% सदस्य लिए जाएंगे सिर्फ लोकसभा से ही लिए जाएंगे, नहीं। ये जो 15% सदस्य हैं ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों से लिए जा सकते हैं, दोनों से मिला करके लिए जाएंगे। लेकिन ये संख्या लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जिस तरीके से अगर बात किया जाए जो विधायिका है, इस विधायिका में कुल लगभग 8 सदस्य बैठते हैं कानून बनाने के लिए। वहीं जब हम एग्जीक्यूटिव की बात करेंगे, कार्यपालिका की बात करेंगे, तो 550 का लगभग 15%, मतलब कि कह दिया जाए 28 तो 9 5 4 5 7 1 8 लगभग 84 सदस्य होंगे मैक्सिमम एग्जीक्यूटिव में। तो जो कार्यपालिका है, इस कार्यपालिका में अधिकतम 84 सदस्य हो सकते हैं इस कार्यपालिका के अंदर, ठीक है ना। तो हमने विधायिका लिख दिया। विधायिका का काम क्या है? कानून का निर्माण करना, और सारे सदस्य चाहे वो लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के, वो सब विधायिका के सदस्य कहलाएंगे लेजिस्लेचर के। दूसरी चीज आया कार्यपालिका, इसी विधायिका में से कुछ सिलेक्टेड लोगों को छांट करके अलग कर लिया जाएगा, चुन लिया जाएगा और चुना किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा चुना जाएगा, और उनको मिला करके कार्यपालिका बना दिया गया। उनका काम क्या है? विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को लागू करना। अब तीसरा आया जुडिशरी यानी न्यायपालिका। इसका काम क्या है? तो जुडिशरी एक अभिभावक, एक गार्जियन के रूप में काम करेगी। इसको संविधान के संरक्षक भी हम कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यायपालिका का, जुडिशरी का काम है कि वो लगातार ये ध्यान ये देखे कि कहीं विधायिका कानून के विरुद्ध जाकर कोई कानून तो नहीं बना रही, या फिर कहीं कार्यपालिका संविधान के विरुद्ध किसी कानून को लागू तो नहीं कर रही, ठीक है ना। या फिर कार्यपालिका के द्वारा जो एग्जीक्यूट किए जाने वाला कानून है, कहीं वो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन तो नहीं कर रहा, या संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। ये सब जांचने की जिम्मेदारी होगी न्यायपालिका की, जुडिशरी, ठीक है ना। तो न्यायपालिका क्या करेगा? न्यायपालिका कानूनों की जांच करेगा। न्यायपालिका कानूनों की जांच करेगी। तो विधायिका कानून का निर्माण करेगी, कार्यपालिका कानूनों को लागू कराएगी, और जुडिशरी कानूनों की जांच करेगी। ओके, यानी ये संविधान के संरक्षक के रूप में काम करेगी, संरक्षक के रूप में काम करेगी जुडिशरी। और अगर विधायिका के द्वारा कोई कानून ऐसा बनाया जा रहा है जो नागरिकों या संविधान के अधिकारों या संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो उसको जुडिशरी अंडू कर सकती है, ठीक है ना। उसको जुडिशरी समाप्त भी कर सकती है। सेम एक चीज़ कार्यपालिका के लिए भी कर सकती है। तो ये हमने 3 चीज़ें देखी, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा विधायिका को देखते हैं। तो मैंने आपसे बताया कि विधायिका में जो ये कानून बनते हैं, और कानून जहाँ पर बनेंगे उसी को कहा जाएगा संसद यानी पार्लियामेंट। और ये पार्लियामेंट आर्टिकल 79 में है, ठीक। अब देखिए इस संसद के 2 सदन हैं। संसद के मैंने आपको बताया संसद में 2 सदन हैं, एक तो है लोकसभा और दूसरा सदन है राज्यसभा। ये जो लोकसभा है इसका जिक्र किया गया है आर्टिकल 81 में, और राज्यसभा का जिक्र किया गया है आर्टिकल 80। ओके, मान लीजिए सपोज कोई कानून बनाना है, तो पहले वो कानून किसी एक सदन में प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये आवश्यक नहीं कि किस सदन में पहले प्रस्तुत किया जाए। मान लीजिए पहले राज्यसभा में प्रस्तुत किया गया, तो प्रथम सदन हो जाएगा राज्यसभा, और फिर वो प्रस्तुत किया जाएगा लोकसभा में, तो द्वितीय सदन हो जाएगा लोकसभा। तो पहले राज्यसभा के द्वारा बहुमत से पास होगा कानून यानी विधेयक पारित प्रस्तुत किया गया, तो पहले वो राज्यसभा के द्वारा पारित किया जाएगा, ठीक है, बहुमत के द्वारा। अब वो जैसे कानून के ऊपर है ना कि किस तरीके से साधारण बहुमत से पास करना है, कि विशेष बहुमत से करना है, कि विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों की सहमति से पास करना है ना। वो अलग अलग कानूनों के आधार पर करेगा। तो अब राज्यसभा क्या करेगा? बहुमत के आधार पर उसको विधेयक को पास कर देगा, फिर हो जाएगा लोकसभा के पास, लोकसभा भी बहुमत के साथ पास करेगा, और जब दोनों ही सदन बहुमत के साथ किसी विधेयक को पास कर देंगे, ये विधेयक होकर पहुंच जाएगा राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति इस पर जैसे ही अपने सिग्नेचर करेगा, अपने साइन करेगा, अब ये जो विधेयक है विधेयक बन जाएगा कानून, अधिनियम बन जाएगा। अधिनियम मीन्स कानून, लॉ बन जाएगा। और ये जैसे ही लॉ बन गया, इसको तुरंत भेज दिया कार्यपालिका के पास। कार्यपालिका के जो सारे सदस्य हैं उस कानून को एग्जीक्यूट करेंगे, लागू कराएंगे, जनता
जनता से उस कानून की पालना कराएंगे, ठीक है ना। और अगर ये जनता के अगेंस्ट है, संविधान के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी उसकी जांच करेगी, ठीक है। तो इतना हम लोगों ने देख लिया, हम समझ चुके हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका समझ गए, हम संसद समझ गए, संसद है क्या। अब थोड़ा सा कुछ और बातें करते हैं संसद के बारे में। तो संसद, ठीक, संसद हमने देख लिया, संसद की दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है ना। थोड़ा सा इन दोनों का हम कंपेयर करते हुए थोड़ा सा हम करेंगे। तो अच्छा, अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि बताइए भारत का जो राष्ट्रपति है वो किसकी सलाह पर कानून बनाएगा, क्या वो अपने आप से कानून बना सकता है? ठीक, तो नहीं, राष्ट्रपति अपने आप से स्वाभाविक से कानून नहीं बना सकता, वो हमेशा लोकसभा और राज्यसभा के द्वारा जो विधेयक पास किया गया है उसकी, यानी लोकसभा और राज्यसभा की सलाह पर ही कानून